नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सरकार के अंग, जिसमें आप सब जानते होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन 3 अंगों के कार्य जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपने अपनी 11वीं 12वीं क्लास में भी बच्चों पढ़ा होगा कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों का अलग अलग कार्य होता है, महत्व होता है, और तीनों अंग मिलकर शासन या सरकार का एक रूप बनाते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सरकार के 3 अंगों में सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण अंग जो है वह है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कि कानून निर्माण का कार्य करता है। सरकार जो कि राज्य का एक आवश्यक तत्व है, राज्य एक अमूर्त रूप में है और सरकार उसका मूर्त रूप है। तो यहाँ पर उस सरकार के मूर्त रूप की अभिव्यक्ति उसके 3 अंगों के रूप में होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है व्यवस्थापिका। 3 काम होते हैं सरकार के: कानून बनाना, उसको लागू करना, और जो व्यक्ति कानूनों का पालन न करे उसके लिए दंड की व्यवस्था करना। तो ये तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है और उसके अनुसार न्याय का कार्य करती है। तो सरकार के इन तीनों अंगों में जो कार्यों का विभाजन है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार किया गया है। लेकिन फिर भी सरकार का जो प्रत्येक अंग है वो अपने अपने जो कार्य करता है। लेकिन हमने, जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा होगा अपने इसी क्लास के फर्स्ट पेपर में, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में, जिसमें कि सरकार के अंगों के संबंधों के आधार पर जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं होती है, तो उस आधार पर भी सरकार के इन अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे सरकार के जो अंग है उसके क्या कार्य है, उसका संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है। तो उसमें सर्वप्रथम जो हम पढ़ेंगे वह व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका यानी विधि निर्माण का कार्य जो है वो हर एक देश में या प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। एक राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक संरचनाएं कार्य करती है। उन राजनीतिक संरचनाओं के जो कार्य है वो बहुकार्य भी हो सकते हैं। विभिन्न कार्य होते हैं जो अपने अपने कार्यों को करती है, जिसमें कानून निर्माण, कानूनों की क्रियान्वित करना और कानूनों को लागू करना। तो इसमें व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। तो वर्तमान समय में हम देखें कि व्यवस्थापिका जो एक राष्ट्र के जनमत की अभिव्यक्ति होती है, एक राष्ट्र का लोक दर्पण की तरह होता है, जहाँ की वो उस देश की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि व्यवस्थापिका जो एक देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसके लिए कहा जाता है कि उस पर जनता की मुहर लग जाती है। तो व्यवस्थापिका क्या है बच्चों, उसके लिए हम पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती उसी के अनुसार कार्यपालिका कार्य करती है और उसी के अनुसार न्यायपालिका भी न्याय का कार्य करती है। तो व्यवस्थापिका जो जनता का लोकमत का दर्पण कहलाती है, और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है। तो हर एक देश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसको संसद कहा जाता है, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है, ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है, चीन में इसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। तो हर देश में व्यवस्थापिका के अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही है कि वो कानून निर्माण का कार्य करती है। और कानून निर्माण का कार्य जो है व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो कानून निर्माण का कार्य भी व्यवस्थापिका किस प्रकार करती है वो उस देश के एकात्मक और संघात्मक स्वरूप पर निर्भर करता है। वहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन चाहे कैसी भी शासन व्यवस्था है, चाहे संस्थात्मक, चाहे अध्यक्षात्मक, चाहे संघात्मक है, चाहे एकात्मक है,
व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण करना होता है। हालांकि उसमें थोड़ा सा उसके उस कार्यों के स्वरूप उसमें तरीके में या उसके उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो किस प्रकार का, व्यवस्थापिका जो है इसमें आपके जो अक्सर बच्चों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यह आता है, व्यवस्थापिका का संगठन क्या है, यानी संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका के लिए एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का तर्क दिया जाता है। तो इसमें जो अक्सर आपके पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क है वह क्या है। तो इस प्रकार की जो वो कार्य होते हैं, जो तर्क है वो दिए जाते हैं। तो व्यवस्थापिका सर्वप्रथम हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका जो है वो एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जो कि जो प्रतिनिधित्व पर आधारित है और जो कानून बनाने के लिए अधिकृत होती है। तो व्यवस्थापिका उस संस्था को या उस संगठन को या संरचना को कहा जाता है जो कि समाज के लिए कानून बनाने के लिए, एक जो देश के लिए कानून बनाने की एक वैध सत्ता होती है, जहाँ पर कि देश की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। तो यहाँ पर व्यवस्थापिका के सर्वप्रथम हम कार्य पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका संगठन पढ़ेंगे। तो किस प्रकार व्यवस्थापिका का संगठन होता है, एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक। तो व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ हम पढ़ेंगे आज। तो व्यवस्थापिका विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जिसमें कि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य उसका कानून निर्माण संबंधित होता है। लेकिन हमने जैसा पढ़ा बच्चों की व्यवस्थापिका कार्यों में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिकाओं में थोड़ा सा उसके कार्यों में अंतर आ जाता है स्वरूप में। लेकिन एक कॉमन सामान्य दृष्टि से अगर हम अध्ययन करें तो व्यवस्थापिका के कुछ सामान्य कार्य होते हैं जो हर देश की व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधायी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायी कार्य यानी कि कानून निर्माण करना। देश के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित मुद्दों पर व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है। तो वहाँ पर एक प्रकार से हम यहाँ देखें कि व्यवस्थापिका में लोकमत जो है वो एक प्रकार से विभिन्न प्रस्तावों, नीति और कानूनों के द्वारा जो एक प्रकार से जो कानून निर्माण के कार्य के लिए जो उसमें जो जनता के जो प्रस्ताव है, नीतियाँ हैं, उसके जो मत होते हैं वो उसमें काम आते हैं। तो व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पर बहस की जाती है और उसमें किस प्रकार संशोधन किया जाना है, उसमें कैसा परिवर्तन किया जाना है, उसको कैसे पारित किया जाना है, यह व्यवस्थापिका का काम होता है। तो अधिकांश देशों में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर व्यवस्थापिका जो है वो विधेयकों को अंतिम रूप से, कानूनों को अंतिम रूप से पारित करती है। तो व्यवस्थापिका का काम है कानून निर्माण कार्य करना। जैसे ब्रिटेन में हम देखें वहाँ संसद की सर्वोच्चता संप्रभुता है, तो व्यवस्थापिका वहाँ पर किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है, यानी कि वो संप्रभु है, वो सर्वोच्च है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता किसी भी कानून को बनाने में, उसका परिवर्तन करने में या उसका संशोधन करने में या उसको रद्द करने में। लेकिन तो जहाँ हम अमेरिका को देखें जहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो वहाँ की जो व्यवस्थापिका है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध आ जाता है, क्योंकि वहाँ उस पर थोड़ा सा एक वो आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था भी है, जहाँ पर विधायी शक्तियों, जहाँ दोहरी सरकारें होती है और जहाँ विधायी शक्तियों का या कार्यों का बंटवारा किया गया है संघ सरकार में और राज्यों की सरकारों में। हमारे देश में भी संघात्मक व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ भी जो व्यवस्थापिका है वो थोड़ा सा उस स्थिति में है कि कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर हमारे देश की संसद कानून बनाती है और स्थानीय महत्व के विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ कानून बनाती है। तो इस प्रकार कानून निर्माण का काम व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर वित्तीय कार्य है। तो वित्तीय कार्यों में हर देश की अर्थव्यवस्था पर, आय व्यय पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। देश की आय व्यय को व्यवस्थापिका ही स्वीकृत करती है, वही उसको मान्यता देती है, यानी कि राष्ट्रीय बजट को पारित करना है, नए कर लगाने हैं, किस प्रकार अनुदान की मांगें स्वीकृत करनी है, ये सारा काम व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं बच्चों कि व्यवस्थापिका के उदय का सिद्धांत ही उस पर है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं।
तो व्यवस्थापिका जो है वह एक प्रकार से करों के निर्धारण करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। तो वित्तीय नियंत्रण व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण काम है कि देश के आय व्यय पर, वित्त पर, बजट पर व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। फिर महत्वपूर्ण कार्य एक कार्यपालिका पर नियंत्रण या प्रशासन पर नियंत्रण, विधायिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखने का काम करती है। इसमें हम थोड़ा सा बच्चों पढ़ेंगे कि ये जो काम है व्यवस्थापिका का वो संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में अलग है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में थोड़ा अलग होता है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश जैसे ब्रिटेन है, भारत है, यहाँ पर कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका में से ही बनती है और वो उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस आधार पर व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, क्योंकि वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास पर ही निर्भर रहती है और उसका उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति होता है। तो इस प्रकार हम देखें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो वहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं बनती, न वो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसलिए थोड़ा सा उसका नियंत्रण के स्वरूप में फ़र्क पड़ जाता है कि अन्य उपायों के द्वारा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका नियंत्रण रखती है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्तियां हैं, संधियां करने की जो शक्ति है, कार्यकारी शक्तियाँ, उस पर कांग्रेस के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। वहाँ की कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। तो इस प्रकार युद्ध की घोषणा का अधिकार केवल वहाँ की कांग्रेस को प्राप्त है, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के कुछ नियंत्रण की शक्तियाँ अमेरिका में वहाँ की व्यवस्थापिका को प्राप्त है। संसदीय शासन प्रणाली में हम देखें तो विभिन्न प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और विभिन्न प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछकर व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि व्यवस्थापिका का एक काम है प्रशासन को निर्देशित, नियंत्रित करना या उस पर नियंत्रण रखना, जो संसदात्मक देशों में और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अलग अलग प्रकार से होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने सरकार के अंग में व्यवस्थापिका के हमने कार्य पढ़े हैं, जिसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों में हम देखें कि विधायिका क्या न्यायिक कार्य करती है। तो न्यायिक कार्यों में हम देखें कि ब्रिटेन में लॉर्ड सभा जो है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होती है। व्यवस्थापिकाओं को जो है वो कार्यपालिका प्रधान पर महाभियोग लगाने का भी अधिकार होता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पर जब कांग्रेस महाभियोग लगाती है तो वो न्यायालय के रूप में बैठती है और कार्य करती है। और भारत में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है और सारी न्यायिक कार्यवाही का संचालन संसद द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कहें कि विधायिका जो है वो कुछ इस प्रकार के न्यायिक कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव संबंधित कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिका जो है चुनाव संबंधित, निर्वाचन संबंधित कार्य भी करती है। जैसे हम देखें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी संसद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और अमेरिका में भी हम देखें तो वहाँ के जो लोग प्रतिनिधि सभा है वो राष्ट्रपति को चुनती है। यदि चुनाव में किसी भी राष्ट्रपति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इस प्रकार हम देखें कि व्यवस्थापिका जो है वह कार्य निर्वाचन संबंधित काम जो है वह करती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका के विभिन्न काम है। संविधान में संशोधन संबंधित कार्य, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम देखें तो व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य भी विधायिका के हाथ में है, क्योंकि जो व्यवस्थापिका है वो जनप्रतिनिधित्व का स्थान होती है और इस प्रकार संविधान में किस प्रकार संशोधन करना यह काम विधायिका का है। हर देश में इसका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन संविधान में संशोधन का काम उस देश की व्यवस्थापिका ही करती है। एक और महत्वपूर्ण कार्य लोकमत का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि लोकमत का दर्पण। व्यवस्थापिका हर देश में लोकमत का दर्पण होती है, जहाँ पर जनता के विचारों का, समस्याओं का, मुद्दों पर, सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। यह जनता का मंच होता है, जहाँ जनता की समस्याओं
को रखा जाता है। जनता आप इस मंच के माध्यम से जनता सरकार के कार्यों को, कमियों को उसको जानती है, समझती है और यहाँ पर एक प्रकार से जनमत का निर्माण होता है। यानी कि एक प्रकार से ये एक ऐसी कड़ी है व्यवस्थापिका जो जनमत का निर्माण करती है या सरकार को जो जनमत से जोड़े रखती है। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका के विभिन्न कार्य है जो कि हमने पढ़े हैं। धन्यवाद।